Dear students, welcome to रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग वन एवं वन प्राणी संसाधन में टॉपिक देखे थे, वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अभी हम वन संपदा और वन जीवों के ह्रास और संरक्षण, ये देखिए वन संपदा, वन का संपत्ति, वन जीव का ह्रास, किस तरह से उसका ह्रास हो रहा है और कैसे उसका संरक्षण करना है, इसी पे चर्चा करेंगे। और ये आपके बुक में पेज नंबर 50 में दिया हुआ है, तो 50 पेज नंबर आप देख लीजिएगा और उसमें भी और जो भी वर्ड है वो सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा लाइन क्लियर हो। अगर कुछ गड़बड़ भी होगा तो भी आपको जब भी क्लास खुलेगा, जुलाई में चांस लग रहा है अगर खुला, तो उस समय आप उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम कराते जाएंगे, इस सब का जो भी पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव आप टोटल टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको करिए और दिक्कत हो उसको रखिए, हम क्लास में कराएंगे, ठीक है। या फिर आपके कोई अभी कोई आपके बड़े भाई बहन कोई भी अगर 10th का एग्जाम दिए तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस लॉकडाउन में सबसे बेहतरीन एक और तरीका है कि अगर आपके गांव में अगल बगल का कोई इस बार एग्जाम दिए हैं तो वो हर चीज से अपडेट होंगे और आप उनसे हेल्प लीजिए। आपके अगल बगल में जो टीचर हैं उनसे हेल्प लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। ये कोरोना आपको बहुत परेशान कर दिया और आपको क्या पूरे दुनिया को परेशान कर दिया, तो इसको एक चैलेंज के रूप में, इससे डरना नहीं है और चैलेंज लेके और अपना पढ़ाई करिए और सेफ रहिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे और वन संपदा, वन संपदा पे बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है वन संपदा के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हुआ। कहने का मतलब है कि वन संपदा का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हुआ। तो वन संपदा का ह्रास जिस समय अंग्रेज का शासन हुआ करता था, उपनिवेश, अंग्रेज लोग जब शासन करते थे उस समय भी वो हमारे खजाना को ले जा रहे थे, वन की कटाई करवा रहे थे, तो उस समय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग एवं सड़कों का विकास किया। अब देखिए पहले के टाइम में हम लोग को भी याद है, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे रेलवे पटरी के पास, तो देखते थे अभी तो आपको उसके नीचे जिस पे पटरी बिछाया जाता है उसको ये कर दिया गया है सीमेंटेड ढाल के और उस पे पटरी को बिछाया गया, लेकिन उस समय लकड़ी पे बिछाया जाता है। तो अंग्रेज के समय भी वही लकड़ी, तो वो लकड़ी का यूज कहाँ से आता था, लकड़ी कहाँ से आता था, तो वन से। तो उस माध्यम से वन का संपत्ति का ह्रास हो रहा है। तो ये देख लीजिए रेल मार्ग, सड़क का विकास किया गया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा। पहले पहिया भी बनता था, तो आप देखिए बैलगाड़ी का पहिया लकड़ी से बना हुआ है, तो वो। लेकिन आजादी के बाद वन एवं वन जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। अब देखिए आजादी हुआ, आजादी मिली तो हम लोग का देश में जनसंख्या बढ़ा और जनसंख्या बढ़ा तो अपनी यूज के लिए पेड़ पौधा को काटा गया, बिल्डिंग पे रोड वगैरह जो भी आपका बनाया गया, तो और ज्यादा स्पीड में आजादी के बाद हम लोग वन को बर्बाद किए। अब आइए, लेकिन आजादी के बाद वन एवं वन जीव को लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होने लगा। विकास और विनाश, तो विकास के नाम पर क्या होने लगा, विनाश। इधर आप घर बना रहे हैं, आप पहिया बना रहे हैं, चाहे जो भी है, कुर्सी टेबल जो भी अभी भी बनता है, तो सब आपका वन का ही और लकड़ी का ही। तो इसमें जो लकड़ी का यूज हो रहा है, तो लकड़ी के यूज से आपका कहीं ना कहीं पेड़ की क्षति होती है। अगर पेड़ सूख गया तो आप उसका यूज कर लीजिए, उसमें कहीं डाउट दिक्कत नहीं है। लेकिन हरा भरा पेड़ को काटना, समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। और सरकारी जो आप अभी पढ़े थे, जो रिजर्व वन, उसमें से अगर काटिएगा तो बहुत भयंकर केस होता है उसपे। चलिए उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है 20वीं सदी के मध्य में 24% क्षेत्रफल वन विस्तार था। 20वीं सदी में बताया था पिछले वीडियो में कि 20वीं सदी के मध्य, 20वीं सदी का मध्य मतलब 1950 के आसपास 24 था, लेकिन 21वीं सदी स्टार्ट हुआ 2001 आया तो 19% आ गया, यानी 5% वन घटा। अब 2020 आया है तो फिर
24%, 24.5%, यानी 5-6% वन बढ़ा। तो ऐसे करके जब सरकार को लगती है, लोगों को लगता है कि ज्यादा कर दिए, तो उसको लगता है कि नहीं, ज्यादा करेंगे तो हम भी चले जाएंगे, मतलब हमारा भी कहानी खराब होगा। आप दिल्ली का एनवायरनमेंट का आप कंडीशन देख लो कितना बुरा है ना। तो शहरी क्षेत्र में भी जो लोग रहते हैं अपने छत पे या फिर कहीं भी छोटा सा पेड़ पौधा, तुलसी और जो भी हो, जहां तक हो, आप भी अपने आसपास छोटा छोटा पौधा भी लगाइए। ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 24% वन का विस्तार था, लेकिन 21वीं सदी में 19% क्षेत्र रह गया। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशु के द्वारा अनियंत्रित चरण, मतलब वन का चरण, उसको काट के और ये चारागाह भूमि के रूप में तैयार करना, और ये विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन है। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से 2.1। तो यहाँ क्या कहा है कि उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि ये विस्तार इसका 2.1। तो ये सब डेटा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में वनों का ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव। अब देखिए दो चीजें पूरी हमारे धरती को बचाने के लिए, दो काम तो बहुत ज्यादा है, एक जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा वन को बचाना। ये दो चीज हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हमको और हमारे समाज में जो लोग हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड को, इस दोनों पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या में यहाँ भी बार बार आगे भी चर्चा होगी और पीछे भी कितना बार हो चुका है, और हम भी इस पे ज्यादा थोड़ा फोकस देते हैं कि इसे यही कारण से आप देख लीजिए कि कितना स्थिति खराब हो गया है। जितना ज्यादा जनसंख्या होगा, लोगों की जरूरत के लिए, उतना ज्यादा वन को काटा जाएगा, हमारे भूमि को, नदी को, तालाब को, झरना को, झील को, सबको नुकसान पहुंचाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया कि कृषिगत भूमि। अब जनसंख्या बढ़ा तो लोग बढ़े तो सबको खाना चाहिए तो खेती करेंगे तो वन को काटेंगे। ये हो गया आलोचना। अब आइए आगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। 1951 से लेके 26,200 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा भाग आपका 1951 से 80 तक क्या हो गया, वन से कृषि में कन्वर्ट हुआ। अब आइए आगे। ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि खेती अथवा स्लेश और वन खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। देखिए ये सब कृषि, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जनजाति लोग वन को काट दिए और वन को काट के और वहां पर जो पत्ती वगैरह होता है उसको जला के और उसको छोड़ दिए कुछ दिन, वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हुआ, उस पर खेती की है। मतलब स्थानांतरित कृषि बोलिए या झूम कृषि बोलिए, है ना। खासकर पहाड़ी एरिया में, पठारी एरिया में ज्यादा किया जाता है जनजातियों के द्वारा। काट देगा वन को और वन को काट के वहां आग लगा देगा, आग लगा दिया, फिर उसको मिट्टी, वो कन्वर्ट हुआ मिट्टी में, तो उस पर आप और एक बार खेती किया और एक ही बार खेती करेगा और उसको खत्म, वो दोबारा नहीं कर सकता वहां पे खेती। तो ये सब एक तो बन गया और अपने जरूरत के लिए उसको काट दिया और वो एरिया को खराब कर दिया वो लोग। तो ये क्यों कर रहे हैं वो लोग, तो अपने जरूरत के लिए। तो इसमें झूम कृषि की बात आई है, तो इसको दूसरा नाम याद रखिएगा, स्थानांतरित कृषि। मतलब जंगल को काटकर जो कृषि किया जाए उसको झूम कृषि, स्लैश वन खेती के ये सब नाम दिया गया है। बड़ी विकास योजना में भी वनों का बहुत नुकसान हुआ है। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट करना पड़ा। अब नदी घाटी परियोजना में भी बहुत सारे वन को, अब तरह जहां नहर निकालना है तो वहां वन काटना पड़ेगा, है ना। कहीं बिजली उत्पादन करना है बहुत बड़ा, जैसे बाढ़ में आपका है ये बिजली वाला पावर हाउस आपका कांटी, मुजफ्फरपुर, बरौनी, तो ये सब जगह पर भी बन रहा होगा। इसको भी आप परियोजना, नदी वाला परियोजना, नदी से बिजली उत्पादन कर रहा है, तो कहीं पानी से तो कहीं कोयला से। तो जहां भी है ये सब वन को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से
हानि पहुंचा ही रहा है। तो ये भी हो गया है बहुउद्देशीय परियोजना में जो आता था। परियोजना के कारण 5000 से अधिक वन का नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी भी कई परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें वनों के विनाश का क्रम जारी है। तेजी से खनन कार्य के कारण, जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी सब धरती के गर्भ से निकलता है और ये तेजी से खनन की वजह से भी स्थिति खराब है। वनों का क्षरण होता है और पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई में खनन के कारण भारी खतरे में है और इस खनन से कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ है। अब आप देखिए कि वन को काटिएगा तो जो भी जंगली पशु हैं, जिनको भी उनका बसेरा जो जंगल है, मांद है शेर का, चाहे चीता, जो भी है पेड़ पौधा पे रहने वाले है, चाहे उसके नीचे रहने वाले, उस सब का क्या होगा, उसका घर टूटेगा। घर टूटेगा तो वन तो गया ही, साथ साथ वन प्राणी को भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक हमारे वन के लिए, और वहाँ टाइगर रिजर्व डोलोमाई की भी चर्चा यहाँ किया है, जहाँ खनन से बहुत सारे जीव जंतु का जो भारी खतरा में, कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों का नुकसान हुआ है। वनों एवं वन जीव के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियाँ के उपयोग भी काफी भूमिका रही है। मतलब पशुचारण के लिए बना दिया कुछ क्षेत्र को, जहाँ पर पशु चरेगा तो पेड़ काट दिया उसको। दूसरा यहाँ एक और चीज दिया है कि ईंधन के लिए, हालांकि ईंधन वाला तो जब से खासकर ये उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारे मोदी जी गैस का जो वितरण किए हैं, तो उसमें आपका एक बहुत अच्छा पहल है और पूरे भारत का इन्वायरमेंट को और वन को बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले, और हमारे घर की जो महिलाएं, चाहे कोई भी लोग जो खाना बनाते हैं, अभी पहले की अपेक्षा अभी उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि वो जब लकड़ी पे बनाते थे तो धुआं से उनका स्थिति, बहुत तरह तरह की बीमारी और अपना इन्वायरमेंट भी आसपास का खराब होता था। तो ये एक अच्छी पहल है। और यहाँ पर देख लीजिए, तो अब तो ईंधन के लिए नहीं के बराबर, लेकिन पशुचारण अभी भी है। काफी रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण में भी वन विस्तार के बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है। अब क्या कर रहा है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग जो भी आपका, उसमें भी अब कहीं से रेल मार्ग ले जाना है तो पेड़ जो आएगा रास्ता में काट दिया, सड़क मार्ग तो उसको काट दिया। तो मतलब डेवलप कर रहा है, विकास कराने के लिए वन का विनाश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में, हर चीज का काट होता है। बस इंसान को ये देखना है कि पॉजिटिव ज्यादा है कि निगेटिव ज्यादा है। अब पॉजिटिव ज्यादा है तो हम उसको अपनाएंगे, निगेटिव है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज है नहीं है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो, निगेटिव कुछ ना कुछ होगा ही। अब हमको भी बाकी देशों का कंपेयर करना है। रोड चाहिए, बड़ा बड़ा ये आपको इंडस्ट्री चाहिए, तो वन का विनाश हो ही रहा है। हालांकि जो भी सरकारी स्थिति ये भी काम कर रही है, जहां जहां खाली एरिया है, जैसे आप देख रहे हो रोड के आसपास में लगा दिया जाता है, रोड के साइड साइड से, तो वो अच्छी पहल है। आगे दिया कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण के पेड़ों से दूसरी प्रजाति खत्म हो गई। अब क्या है, जो जरूरत होता है, जैसे अब अधिकतर लोग आम का पौधा लगाते हैं, नीम का नहीं लगाते हैं, जबकि नीम भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए एकल पौधा। अब एक चीज आप लगाइएगा, अब और इस धरती पर कोई भी जीव बना है, उस सब का कोई ना कोई काम है और गॉड ने उसको बनाया है, तो उसको आपको क्षति नहीं पहुंचाना है। तो अब यहाँ क्या कर रहा है कि मानव अपने अनुसार एक ही पेड़ को लगा रहा है, मतलब एक ही पेड़ को लगा रहा है और बाकी पेड़ का क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, और उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप दिया है कि सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत के अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय के चीड़ पाइन रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। सागवान ये महंगा लकड़ी है, तो लोग क्या करता है, उसको ज्यादा ध्यान देता है, उसको रोप के उसको बेचता है। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वन बर्बाद हुए। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और चीड़ पाइन से इनकम होता है, चीड़ के लकड़ी से, तो ओक और रोडोडेंड्रॉन
जो ये है पौधा पेड़ है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है लोग, और इससे इस सबको नुकसान हो रहा है। हिमालय, अब देखिए हिमालय अब संकट में हिमालय भी है हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमालय अब चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधे हैं जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। सदाबहार वृक्ष है, इसमें बहुत सदाबहार कहने का मतलब हमेशा जिसमें पत्ती हो, एकदम हरा भरा रहे, एक औषधीय वृक्ष है ये चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है हिमालय। यह औषधीय वृक्ष है, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी के छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। टैक्सोल से कैंसर की दवा बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि और ये किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ से टैक्सोल निकला, और उस टैक्सोल का काम कहाँ है, तो कैंसर की दवा में। अंडरलाइन कर लेना, याद रखना है, पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। इसके कैंसर रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। सबसे ज्यादा अपने हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ये औषधि, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इससे अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में यज्ञ के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। अब देखिए, तो अब दवा बनने के लिए पेड़ को क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो आप ठीक है, आप दवा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना पेड़ और लगाओ, तभी ना हम लोग उसको एक सिस्टम में रख पाएंगे। नहीं तो सिस्टम के विरुद्ध हुआ तो क्या होगा, एक टाइम आएगा आपका कैंसर हो जाएगा। आप इसको, हालांकि कैंसर का पूरा ये इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसको नियंत्रित करता है ये दवा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 वन प्राणी उपजाति और लगभग 47,000 वनस्पति उपजाति है। मतलब अब देखिए, जाति के अंदर में ही उपजाति, जैसे मानव एक जाति है, अब उसमें क्या कर दिया, तरह तरह के जाति बना दिया, लोग बांट दिया, तरह तरह के नस्ल है उसका, तो उपजाति के तौर पे उसको देखा जाएगा। दूसरा, यहाँ वनस्पति में भी बोला कि उसमें भी उपजाति पाई जाती है। वनस्पति उपजाति में लगभग 15,000 भारतीय मूल की है। तो ये सब 81,000 वन प्राणी उपजाति और लगभग 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती है भारत में। अब वनस्पति उपजाति में लगभग 15,000 भारतीय मूल की है, तो जो भारत में ही है वो बाहर से नहीं आया है, इसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। क्रियाकलाप, अपने गांव एवं मोहल्ले मानव और प्रकृति प्रेम संबंधी प्रचलित किस्से, कहानी और गीत का वर्णन करे। अब देखो, आपको बोल रहा है कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि कोई कविता नदी पे दे दिया, कोई हवा पे दे दिया, तो इसको आप भी क्यों दिया, इसके बारे में सोचिए और इसको कोशिश करिए कि आप बचाने का किसी तरह से पेड़ पौधा को भी, जैसे आप देखे हैं कि नदी बचाने के लिए मेगा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए, इधर चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सब चीज यहाँ भी, ये सब एक कहानी है और ये इससे हमको एक सीख मिलती है, और हम लोग भी जहां तक हो अपने वन या वन प्राणी को बचाने की कोशिश करेंगे। एक अब इसमें दिया, जैसे जैसे वन का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। भोजन सुरक्षा आनंद के लिए वन जीवों का शिकार बनिए, जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन प्राणी लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय हैं। भारत में चीता, गिद्ध इसके उदाहरण है। आप देख लीजिए, पहले हम लोग गिद्ध को देखते थे, अब गिद्ध दिखाई नहीं दे रहा है, चीता दिखाई नहीं दे रहा है, कम के एक आध पीस कहीं मिल गया तो मिल गया। तो धीरे धीरे आप देख लो कि चीता, गिद्ध, ये सब जानवर क्यों गायब हो रहे हैं। तो चीता पेड़ पे रहता है, उसका पेड़ काट दिया, वो रहेगा कहाँ, उसका तो गया काम। गिद्ध के लिए भी पहले था कि व्यवस्था हो जाता था, उसके अनुकूल एनवायरमेंट था तो वो जिंदा था, नहीं तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आइए आगे, यदि हम गौर से अवलोकन करें, अवलोकन करना मतलब जांच पड़ताल करें, तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनहीनता मतलब कठोरता के ही कारण कई दशकों से वन एवं वन जीवों का विनाशकारी दबाव
बढ़ा है। अब आइए, आज भारत 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। अंडरलाइन करेंगे, देख लीजिए, भारत का 744 प्रजाति विलुप्त। अब विलुप्त होना तो क्या होगा, विलुप्त होगा तो हमारा स्थिति खराब होगा। अब इसमें देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी चीज, जैसे आपको हमें बताया सांप बिच्छू, जो भी चीज बना है वो सब आपकी इस इन्वायरमेंट के लिए जरूरत है, और ये सब कुछ चीजें विलुप्त हो रही है। तो विलुप्त, जैसे डायनासोर खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ, उसके अनुकूल वातावरण नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। हम लोग के अनुकूल वातावरण नहीं, हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसको अगर बचाए रखना है हमारे नेचर को, प्रकृति को, तो हमको भी सबको देख के चलना पड़ेगा। फर्स्टली हम बार बार समझाते हैं, खुद को देखो, खुद को बनाओ। अगर तुम बन जाते हो, उसके बाद अपने फैमिली, उसके बाद अपना गांव, समाज, राज्य, देश, दुनिया, ऐसे चलता है सिस्टम। आप ऐसा नहीं कि आपने खुद सही नहीं हो और बस दूसरा को प्रवचन दीजिए, तब तो स्थिति खराब हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। अब आइए, 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। तालिका 1.1 में लुप्त हो चुके प्रजाति और लुप्त होने वाले प्रजातियों का वितरण देख लीजिए। इसमें दिया है पेड़ पौधे 384, विलुप्त होने का खतरा, विलुप्त हो चुकी है, और खतरा होने का 19,079 को खतरा। मछलियां 21, 343 और होने का खतरा। उभयचर 250, सरीसृप, ये सब आपका डेटा है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। कुल को याद रखना, और कुल वाला इसलिए याद रखना क्योंकि ये कभी कभी आपको पूछा। टोटल है 742, है ना, विलुप्त हो चुकी है 44, 42 यही रहेगा ऑप्शन में, कोई एक ही रहेगा, टेंशन लेना नहीं। विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी: कृष्णा सार, चीतल, भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, चीता, गैंडा, गिरसिंह, मगर, हंसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा, ये सभी चीज क्या हुआ है आपका, ये सब विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए हैं। अब सवाल है कि इसको भी बचाने का, तो अभी इस पे काम करना होगा। काम कैसे करना होगा कि आपको, जैसे अब गिद्ध गायब हुआ, गिद्ध गायब होने का कारण अभी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जैसे जानवर कुछ खा रहा है आपका और जानवर मर रहा, तो आप वो जो जानवर खाया था, कोई भी, चाहे वो चोकर खाए, घास भूसा जो भी खाए, गाय भैंस जो खाती है, अब वो मरा तो उसको गिद्ध खाया, गिद्ध खाया तो उसमें जो हमारे यहाँ जो अभी ये भूसा या घास या फिर जो भी लोग अपना अनाज खिलाते हैं जानवर को, उसमें क्या है, रासायनिक खाद डाल के उसको उपजाते हैं, और वो जानवर तो सहन कर लिया, वो भी ज्यादा नहीं कर पाएगा अगर ज्यादा होगा तो, लेकिन गिद्ध जो एक छोटा प्राणी है वो नहीं सॉल्व कर पाया, उसको सह नहीं पाया। अब देखिए क्या हुआ, उसका मौत हो गया। तो वो खा कोई रहा है और मर कोई रहा है, तो ये भी एक है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग को, जैसे अभी सिक्किम राज्य के बारे में अभी था डेटा 1-2 साल पहले का, कि सबसे पहले जैविक खेती करने वाला राज्य तो कौन, सिक्किम। पूर्ण रूप से जैविक खेती होता है वहां पे, आपको रासायनिक खेती होता ही नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का। अब ज्यादा जनसंख्या जहाँ होगा वहां तो आपको प्रॉब्लम होगी ही, लोग जबरदस्ती खेती करेंगे। अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं, वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नांकित हैं। वन्य जीवों के अधिवास, वन्य जीव का जो रहने का स्थान है उस पे मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण है जो निम्नांकित है। सबसे पहला दिया प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवास का आपको तोड़ ताड़ जो भी कर रहे हैं उसको हड़प लिए हैं, अतिक्रमित कर लिया, उसके प्राकृतिक उसके जो पेड़ पौधा चाहे जो भी उसका आवास है उसको आप तोड़ दिए। तो वो भी आपका क्या है, एक चिड़िया भी घोंसला लगाती है तो एक एक लकड़ी चुन के, तो हम लोगों को चाहिए कि उसका भी घोंसला नहीं तोड़ा जाए, और जहां तक हो तो उसको सेव करना चाहिए। अभी आप देखिए
लॉकडाउन में आपका या गर्मी का मौसम है तो आपको छत पे पानी डाल देना चाहिए ताकि कोई पशु पक्षी खासकर उसको उसमें, है ना, आपको किसी न किसी माध्यम से धुआं लगेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आपके आस पड़ोस में, है ना, बहुत ज्यादा आजकल देखते हैं कमीने कुत्ते सब घूमते रहते हैं, उसका काम क्या, बिना मतलब के भी भौंकता है। चल भाई, लेकिन वो भी तो सामाजिक है ना, समाज से है, और सबसे पहले मनुष्य कुत्ता को ही पालतू बनाया था, तो उसको भी आपको, अगर आपके घर में कुछ खाना बच जाता है तो उसको दे देना चाहिए ताकि वो लोग भी जिंदा रहें। ठीक है, अब आइए आगे। वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगली, यहाँ दिया प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। वन जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स उसी को गीला भूमि को वेटलैंड्स बोलते हैं, पहाड़ी एवं तराई आदि है। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, देखो फिर जनसंख्या पे आ गया, अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजना की वजह से क्या हो गया है, प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हो गया है। अब देखिए अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक जनसंख्या की बात की ना, उसको आपको जो हम दो हमारे दो वाला नारा है उसको हम लोग को निभाना पड़ेगा और अच्छा से। अब आप आइए, इसके आवास के अतिक्रमण कर रही, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान के छीने जाने के दबाव से वन्य जीवों को समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आई है। प्राकृतिक निवास, अब किसी को घर नहीं रहेगा तो सही से खाना पीना और अपना प्रजनन ये सब नहीं कर पाएगा, तो उसको दिक्कत होना है, उसका जो रफ्तार है वो कमेगा ही। अभी कुछ दिन पहले डेटा आया कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर यानी बाघ कहाँ है, तो भारत में, बीच में बहुत कम गया था। फिर भारत सरकार इस पे रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पता चला है कि वही जो वन कट रहा है ना, इसको सही से वहां पर शिकार नहीं मिल पा रहा है, तो वन विभाग को टाइट किया गया। तो देखिए आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाघ भारत में। तो ये चीज जब उस पर सुधार हुआ, एक्शन हुआ, तो कर सकता है। सरकार तो कर ही रही है, हम लोग को भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर है और नेचर को नहीं बचाइएगा तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। प्राकृतिक चीज को बहुत जरूरी है। अब देखिए प्राकृतिक निवास स्थान के छीने जाने के दौरान जीनों का समान वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आई है। प्रदूषण जनित समस्या। अब देखिए दूसरा पॉइंट दिया है, पहला था प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, मतलब सीधे सीधे अगर ये पॉइंट लिखना पड़े तो आप लिख दीजिए कि उनके आवास का को आप अतिक्रमण करना, मतलब हड़प लेना, तोड़ देना, मतलब अपने अंडर में कर लेना। अब आइए प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषणों में कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव। अब क्या है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को एब्जॉर्ब करती है। अब क्या है, पेड़ कट रहा है, पेड़ कट रहा है तो प्रॉब्लम फंसेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी तो ओजोन परत का जो परत है वो पतला होगा, और पतला होगा तो सूरज का जो डायरेक्ट पराबैंगनी किरण है ओजोन परत नहीं ये करके और धरती के लोगों को और यहाँ के जीव जंतु को प्रभावित करेगा। और कुछ लोग तो सह भी लेते, जैसे अब जो बच्चा धूप में क्रिकेट खेलता है उसको तुम धूप में पढ़ने के लिए भेज दो, बुला लो, कहीं चले जाए कहीं आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा नहीं खेलता है, घर में ही पैक रहता है, उसको धूप में भेजो तबीयत खराब होने, मतलब सहनशीलता भी होनी चाहिए, ये भी एक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु सहन नहीं कर पाते हैं ये पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव और इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन जीवों के जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, मिट्टी जहाँ पर वो रह रहे हैं उसका भी प्रदूषण, वायु, अब वन कटेगा तो ऑक्सीजन कमेगी और ऑक्सीजन उसको भी चाहिए। और क्या है एक आपका जल, अब नदी का पानी गंदा हो गया, जीव जंतु पी रहा है उसको, तो उसको बीमारी होना है, वो मरेगा। और उसको इलाज करने के लिए आपको
कोई मतलब जैसे हम लोग आदमी के तरह वो बोलता नहीं है कि कोई इलाज कर दे। अगर वन विभाग के नजर में आया तो हुआ। अभी आज पेपर में आपको दिया कि एक केरला में एक हाथी को कुछ गधे लोग क्या किए, पटाखा डाल के, और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा अनानस में, हाँ, पटाखा डाल के और उसको खिला दिए। अब बताइए, अंदर में वो आवाज किया और पूरा क्या हुआ, उसका जबड़ा फट गया, तो वो मर गई। तो कहने का मतलब कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस सब से कोई मतलब नहीं है, और हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं, और कुछ पढ़ के भी गधा होता है। तो ऐसा गधा बनने से अच्छा है कि पढ़ाई नहीं करे लोग। और एक चीज और आप जान लो, जो भी हमारे खासकर स्टूडेंट को हम ये वीडियो इन्हीं के लिए स्पेशल है, और उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग इस पे अमल करें, जैसे वन बचाना, पानी बचाना, या फिर जीव जंतु जो भी अपने आस पड़ोस में, वो सबको, है ना, एक गरीब आदमी से भी अच्छा व्यवहार रखना, चाहे जो भी है ना, ये मतलब मानवता का पहचान देना। अब चलिए आते हैं हम लोग प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन जीवों को संख्या में कमी के प्रमुख कारण पर्यावरणीकरण, ये सब हो गया था आपका। अब आइए यहाँ पर जीवन चक्र में पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। अब जो ये पर्यावरणीकरण, अम्ल वर्षा से भी जीवन चक्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद भी वन जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आर्थिक लाभ, रंग बिरंगी तितलियों को लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इसे बेचा जा रहा है। अब क्या है, लोग जंगल से पकड़ ले रहे हैं पशु पक्षी को, अब बेच रहे हैं। अब इससे भी क्या हो रहा है कि हमारे जो पेड़, उसको जहां रहना चाहिए था वहां नहीं है, और कहीं ना कहीं उस पर भी इस माध्यम से भी संकट आ रहा है। लोग अपने फायदे के लिए अवैध रूप से शिकार करके बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन ऐसे वन जीव को कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। चीन में तो और ज्यादा, चीन तो इतना नौटंकीबाज देश है कि हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं ना, लेकिन रियल हम लोग का अगर कोई दुश्मन है तो चाइना। आप देख लो, अभी नेपाल ऐसा देश को भड़का के छोड़ दिया है ना। नहीं तो नेपाल का कोई औकात था, लेकिन नेपाल क्यों कूद रहा है, तो उसके पीछे चाइनीज का सपोर्ट है। अभी कह रहा है काला पानी वाला मेरा लेख दर्रा के पास, मतलब बहुत सारे क्षेत्र को, और इधर कोरोना वायरस से परेशान कर दिया पूरे दुनिया को। मतलब एक होता है ना कि गांव में घर में भी एक आवारा होता है, वैसे ही आवारा कंट्री है, इसका कोई ये है ही नहीं, है ना। लेकिन उसका हो जाएगा व्यवस्था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली कोरोना वायरस से बचो, और कोरोना वायरस का जल्दी से जल्दी भगवान से दुआ करो कि इसका एंटीडोट मिल जाए, है ना। तो अब आगे चलते हैं। रंग बिरंगी तितलियां, मेढक, ये सबको बेचा जाता है बाजार में पकड़ के जंगल से, और इनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी की जाती है गलत रूप से। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर दोहित किया जा रहा है। कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। निरंतर शिकार भी वन जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। और यही नहीं, साहित्यविदों, कवियों एवं कलाकारों में इसकी चेतना के लिए अपनी रचना में मुख्य रूप से स्थान दिया गया। भारत में तो आदि काल से वन एवं वन प्राणियों का महत्व को स्वीकारा गया है। मतलब अपने देश में जीव जंतु, पशु पक्षी सबको बरसों से ध्यान दिया गया उस पे। आप देख लो पेड़ पौधा में भी हमने चर्चा किया था, पीपल, तुलसी का और कुबर वाले सार का हड़प्पा सप्ताह में पूजा होती थी, आज भी लोग करते हैं, है ना। तो
पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना, सभी नेचर जो भी प्राकृतिक चीज है वो सबको पूजा की जाती है, क्योंकि वो है तब हम हैं, अगर वो नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक अच्छा वातावरण के लिए हमको सबको लेके चलना पड़ेगा। जैसे समाज में ही अगर कोई समाज में 10 लोग अमीर है तो समाज को अमीर नहीं माना जाता है, 90 लोग गरीब है तो गरीब ही होंगे। कोई समाज में अगर 90% लोग अमीर है, तो कहने का यहाँ सेंस ये है कि आप शुरू से ही आदि काल से लेकर अभी तक हमारे यहाँ पेड़ पौधा, नदी, झील, झरना सबकी पूजा होती है और सबका तवज्जो दिया जाता है, और इसीलिए आज तक हमारा दुनिया और अपना इंडिया सेफ है, और अगर इसी तरह से होता है तो रहेगा भी। अब आप देखिए तरह तरह का, अभी कुछ दिन पहले बंगाल, उड़ीसा में तट पे भयंकर ये आया समुद्री सुनामी, है ना, समुद्री तूफान। अभी कल आया आपका महाराष्ट्र में। तो ये सब क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आप अगर उसको छिड़िएगा तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, सिंपल है, और उसका मार तो कोई बच ही नहीं सकता है। अब आइए आगे। प्रत्येक धार्मिक रीतों में तथा विभिन्न पौराणिक कर्म एवं कर्मकांडों में, कर्मकांड करने से जो आपका शादी विवाह श्राद्ध जो भी है कर्मकांड, साहित्य में वनों और प्राणियों का महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठान में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कुछ पूजा पाठ होता है तो उसमें भी एक घास तक का यूज होता है, मतलब घास तक को बोला गया है कि बचाना है ना। तो भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया। मुगल काल में जाइए, वहां भी बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब देखिए बेहतरीन बाग का निर्माण करवाया। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिया और इसे पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेख में अंकित कराया। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीर उद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन एवं वन प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। अब आप देख लो मुगल काल में बाबर के बारे में, तो बाबर भी किया, हुमायूं भी किया, और जहांगीर, अकबर, ये सब हमारे नेचुरली जो भी चीज है वो सबको बचाया। अब देखिए मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन एवं वन प्राणियों का प्रेम है। अब इसमें कुछ बॉक्स में क्या आप अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? अमृता देवी राजस्थान का बिश्नोई गांव जोधपुर। आप एक फिल्म देखे होंगे, बस 2 मिनट और, आप एक फिल्म देखे होंगे, उस फिल्म का नाम क्या था? जिसमें फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, काला हिरण के शिकार में सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा। तो यही बिश्नोई जनजाति राजस्थान में काला हिरण को अपना देवता के रूप में मानती है। देवता के रूप में मानती है, तो देवता को आप मारिएगा तो सलमान खान को वही लोग उसी पे केस किया, और वो जनजाति आपको यहाँ पर इस पे, अब ये कुछ पावरफुल लोग हैं तो बच गए, लेकिन वो उन पे केस हुआ, हालांकि जेल वो भी गए, है ना। किसी को कम किसी को ज्यादा सजा तो मिला ही। तो वही शूटिंग चल रहा था, तो सलमान भाई जाके मार दिया आपके हिरण को, तो ये उनको बिश्नोई जनजाति जो लोग थे उन पे केस कर दिया। तो यही दिया यहाँ बिश्नोई गांव जोधपुर जिला में रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों में लकड़ी काटने वाले का विरोध किया था। लकड़ी काटने वाले का राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा था। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने काफी पश्चाताप हुआ, मतलब वो पश्चाताप किया इस पे, और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। तो आप ये बिश्नोई जनजाति भी है, बिश्नोई गांव भी, और वहां का एक औरत थी अमृता देवी, जो आपको इसको वन को काटने पर ब्रेक लगाई।
तो चलिए आज आपका यहाँ तक प्राकृतिक आर्थिक लाभ पर लिए हम लोग, इसमें जो डेटा बचा हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसको आपको अगर वो चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को भी देखना है, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनसे फायदा मिलेगा, या जो 10th के स्टूडेंट है कहीं के भी, रस के लिए तो है ही ये, और भी लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हाँ, बुक जरूर रखिएगा पढ़ने के समय, क्योंकि बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं और बुक को के टोटल लाइन को कोशिश करते हैं क्लियर करने का। चलिए, थैंक्स।